हमें यह कहानी यूपी से एक फौजी भाई ने भेजी है। उनकी यह आप बीती कहानी है। उनका कहना है कि आप मेरी कहानी को अपने चैनल पर ज़रूर सुनाएं। आपके चैनल पर हमेशा सच्ची कहानियाँ होती है जो दिल को छू जाती है। आपके चैनल की कहानी हमेशा देखता रहता हूँ, तो मैंने भी सोचा कि मेरी आप बीती कहानी लोगों तक ज़रूर पहुँचनी चाहिए। यह मेरी ऐसी कहानी है, ज़रूर आप सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि विश्वास नाम की कोई चीज़ नहीं होती। विश्वास एक पति पत्नी के प्यार में भी होता है, भाई बहन के रिश्तों में भी होता है। माँ का प्यार ऐसा होता है जो अंधा भी होता है। माँ के प्यार का कोई मोल नहीं होता, और जहाँ विश्वासघात होता है तो यह सभी रिश्ते चकनाचूर हो जाते हैं। मैं एक रिटायर्ड फौजी हूँ। फौज से रिटायर होने के बाद मैं अपना घर का और बच्चों का खर्च चलाने के लिए ऑटो रिक्शा चलाता हूँ। चलिए यह कहानी सुनते हैं फौजी भाई के ऑटो में बैठी लड़की से। आज का दिन मेरे लिए ईद का था। खुशी से मेरे पैर ज़मीन पर नहीं टिक रहे थे। पापा ने मुझे कॉलेज जाने की इजाज़त दे दी थी। बचपन से मुझे पढ़ाई का शौक़ था, मगर पापा मेरी जल्द शादी करना चाहते थे। खैर, मम्मी के लाख मिन्नतें और रिक्वेस्ट करने पर वह मान गए थे। कॉलेज में आज मेरा पहला दिन था। स्कूल से ज़्यादा कॉलेज में लड़कियां थीं। मैंने महसूस किया कि लड़कियां मुझे मुड़ मुड़ कर देखती थी। मैं बचपन से ही खूबसूरत थी। मेरी माँ और मौसियों की खूबसूरती भी पूरे ख़ानदान में मशहूर थी, और शायद इसी वजह से मुझे अकेले कॉलेज भेजना नहीं चाहते थे। फिर उन्होंने मेरे अपने आने जाने के लिए एक 3 व्हीलर लगवा दिया था। 3 व्हीलर वाले के अंकल मेरे पापा के जान पहचान वाले थे। उन अंकल की उम्र मेरे पापा से मिलती जुलती थी, तो ऐसी वैसी कोई बात नहीं थी, घरवाली ही बात थी। पहले दिन तो ठीक रहा। मुझे उन्होंने वक्त पर कॉलेज छोड़ा और वक्त पर लेने भी आ गए। मुझे भी तसल्ली हो गई कि अंकल थे भी मेरे पापा की उम्र के। अगले दिन कॉलेज से वापसी पर अंकल ने मुझे बताए बगैर ही 3 व्हीलर एक अनजान रास्ते पर ले लिया। यह रास्ता मेरे घर की तरफ नहीं जाता था। जब रास्ता काफ़ी लंबा हो गया तो मेरे दिल में एक शक पैदा हुआ। मैंने अंकल को रोकना चाहा, मगर शायद 3 व्हीलर की आवाज़ शोर की वजह से वह मेरी आवाज़ ना सुन पाए। इस बात ने तो मुझे और भी डरा कर रख दिया था। मैं अनजाने डर के मारे पसीने में भीग गई थी। कभी तो मैं 3 व्हीलर से उतरने का सोचती, मगर फिर ख्याल आया कि चलते 3 व्हीलर से छलांग लगाना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। खुदा न खास्ता हादसा हो गया तो क्या करूँगी। थोड़ी देर बाद अंकल ने 3 व्हीलर एक घर के आगे रोक दिया। मेरे तो दिल की धड़कनें भी तेज हो रही थी। आने वाले वक्त के लिए मैं खुद को तैयार कर रही थी। सोच रही थी कि अगर कुछ हुआ तो ये करूँगी वह करूँगी, जबकि मैं जानती थी कि मैं कुछ नहीं कर सकती थी। मैं तो अभी भी स्कूल की पढ़ाई पूरी करके कॉलेज में आई थी। फिर अंकल ने 3 व्हीलर से उतरकर दरवाजे की घंटी बजाई। कुछ पलों के बाद दरवाज़ा खुला और एक 15 से 16 साल की लड़की एक अधेड़ उम्र औरत के साथ बाहर आई। औरत ने अंकल से कुछ ना कहा, खामोशी से बात किए बिना दरवाजे से अंदर चली गई, जबकि लड़की आकर 3 व्हीलर में बैठ गई। मैं सुकून का सांस लिया, वरना डर के मारे बुरा हाल था। लड़की 3 व्हीलर में आकर बैठी तो मुझे कुछ सहारा हुआ। उसने नकाब पहन रखा था, जिसमें सिर्फ उसकी आंखें नज़र आ रही थी, जो बड़ी बड़ी और नीले रंग की थी। उसके सफ़ेद हाथ और लंबी लंबी उंगलियां, उसकी खूबसूरती मुझे दिल में जला रही थी। मैं उससे बात करना चाहती थी। मैंने उसकी तरफ 2-3 बार देखा, मगर वह मेरी तरफ ना मुड़ी। खैर, मैं भी अपने घमंड के मारे चुप रही। मैंने उससे बात करना ठीक नहीं समझा। जब वही बात नहीं करना चाहती थी तो मैं क्यों करती। रास्ते भर हम लोग बिल्कुल चुप रहे, आपस में कोई बात नहीं की। घर आकर मैं कॉलेज का होमवर्क करने में लग गई और वह 3 व्हीलर वाली बात भूल गई। अगली सुबह जब मैं कॉलेज जाने के लिए 3 व्हीलर में बैठी तो मुझे तो 3 व्हीलर में बातों की आवाज़ आई। पास में पहुंची वह लड़की
अंकल आपस में बातें कर रहे थे। मेरे आने पर वे दोनों चुप हो गए। मुझे उन दोनों का बात करते करते चुप हो जाना, इस बात पर मुझे थोड़ा शक हुआ और मुझे कुछ अजीब लगा। फिर भी मैं चुप रही क्योंकि यह उन दोनों का आपस का मामला था। आज भी सारा रास्ता उस लड़की ने मुझसे कोई बात नहीं की। मैं कॉलेज में एक नई सहेली बना ली थी। मैंने उस लड़की के बारे में बात की तो उसने मुझसे कहा कि यह कोई खतरे वाली बात भी तो हो सकती है। आजकल किडनैप करने वाले लोग भी ऐसे ही हथकंडे इस्तेमाल करते हैं, मगर न जाने क्यों मुझे डर नहीं लगा। अगर उन्होंने कुछ ऐसा वैसा करना होता तो मेरे पापा भी अच्छे खासे जान पहचान रखते थे और समझदार इंसान थे। वह क्यों उस आदमी पर भरोसा करते। दूसरा ये कि कोई ऐसी वैसी बात होती तो आज मुझे उसका पता क्यों न चला। खैर, मैंने लड़की की बात को दिमाग से झटक दिया, मगर मुझे हैरानी तब हुई जब वापसी पर भी मुझे वह थ्री व्हीलर में बैठी ही मिली। और फिर यह सिलसिला तो रोज़ ही शुरू हो गया। मैं सुबह आती तो वह थ्री व्हीलर में बैठी ही रहती और जब शाम को छुट्टी के वक्त अंकल मुझे वापस लेने आते तभी वह थ्री व्हीलर में बैठी होती। यहाँ तक कि मेरा घर आ जाता और अंकल मुझे घर के बाहर उतार देते, वह थ्री व्हीलर में ही बैठी रहती। अब तो मुझे उसमें दिलचस्पी सी हो गई थी। वह रोज़ एक ही तरह के नकाब में होती, कोई बात ना करती और शीशे में घूरती रहती थी। मैं उससे दोस्ती करना चाहती थी, बल्कि यह था कि मैं खुद ही उससे बात करना चाहती थी क्योंकि सारा रास्ता मैं बोर होती थी। अगले दिन मैंने उससे बात करने की सोच ली थी। मैंने हिम्मत करके उसे उसका नाम पूछा। थोड़ी देर बाद वह मुझे खामोशी से देखती रही और फिर धीरे से बोली, मेरा नाम आरजू है। इतना कहकर वह खामोश हो गई। मैं उम्मीद कर रही थी कि वह मुझसे पूछे कि मेरा नाम क्या है, मैं क्या करती हूँ, कहाँ जाती हूँ, मगर उसने कुछ ना पूछा तो मुझे भी ज़्यादा बात करना अच्छा नहीं लगा। आने वाले कुछ दिनों में हमारी कोई बात नहीं हुई। फिलहाल अब यह हुआ था कि मैं उसे मुस्कुराकर देखती तो वह भी मेरी तरफ मुस्कुराकर देखती। अब मुझे लगने लगा कि वह मुझसे बात करना चाहती है, मगर डरी सहमी रहती, इसलिए वह मुझे कुछ कह नहीं पाती। अक्सर उसकी आंखों में सवाल होते या मुझे कुछ कहना चाहती, मगर फिर कुछ सोचकर वह चुप हो जाती। बात उसके हलक में ही अटक जाती। शायद वह बात करना चाहती थी मगर कर नहीं पाती थी। एक दिन कॉलेज से वापसी पर अंकल को किसी ने फ़ोन किया। फ़ोन सुनते ही उन्होंने थ्री व्हीलर रोका और साइड में लगाया। थ्री व्हीलर से बाहर निकलकर वह मुझसे बोले, बेटा मुझे ज़रूरी काम पड़ गया है, मैं आधे घंटे में वापस आता हूँ। तब तक तुम दोनों यहीं बैठी रहना, भीड़ भाड़ वाली जगह है, कहीं इधर उधर मत जाना, मैं जल्दी आ जाऊँगा, मेरा इंतज़ार करना। मैंने कहा, जी अच्छा। यह कहकर बैठ गई और दिल में खुद का शुक्र अदा किया कि आज आरजू से बात करने का मौका मिलेगा। जब अंकल के जाने का यकीन हो गया तो मैं उसकी तरफ मुड़ी और कहा, आप कहाँ जाती है? मुझे आपको यहाँ देखते हुए काफ़ी दिन हो गए हैं। मैं अकेली रास्ते भर बोर हो जाती हूँ। आपसे बात करने का दिल चाहता है, मगर आप जवाब नहीं देती तो मैं भी चुप हो जाती थी। मैंने एक ही सांस में सारी बात कह डाली क्योंकि आज मुझे उससे ज़रूरी बात करनी थी। यह सुना था कि आरजू की मुस्कुराहट भी लौट आई। हालांकि वह हैरान परेशान बैठी थी। इतने दिन थ्री व्हीलर में साथ आने जाने की वजह से हमें एक दूसरे के जानने की इच्छा पैदा हो गई थी। उसने इधर उधर देखा और फिर बोली, मैं भी आपसे बात करना चाहती हूँ। मेरी कोई बहन नहीं है, मगर बस पापा की वजह से चुप रहती हूँ। उसके मुँह से पापा सुनकर मैं समझ गई कि वह थ्री व्हीलर वाले अंकल की बेटी है। आरजू ने इधर उधर देखा और बोली, अगर पापा आते दिखाई दे तो मुझे बता देना ताकि मैं आपसे बात करना बंद कर दूं। पापा को बिल्कुल पसंद नहीं है कि मैं किसी से भी बात करूं। हाँ, पापा आपको अच्छा समझते हैं, इसलिए मुझे भी आप अच्छी लगती है। मेरा दिल करता है कि आपसे मेरी दोस्ती हो जाए। अगर मैं आपको अपने बारे में बता दूं तो शायद और भी अच्छा हो जाए। आप मुझे
समझ जाएगी और हमारी दोस्ती भी अच्छी हो जाएगी। उसने चमकती आंखों से मुझे देखा तो मैंने खुशी दिल से कहा, हाँ, लेकिन मैं भी तुम्हारे बारे में जानना चाहती हूँ। आखिर सुबह शाम तुम थ्री व्हीलर में क्यों बैठी रहती हो? अगर हमारी दोस्ती हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। फिर उसने बताना शुरू किया, मेरे पापा रिटायर्ड फौजी है। हमारा संबंध एक गरीब खानदान से ही था। मेरे पापा कोई आला अधिकारी नहीं थे, मगर फिर भी हमारे घर के हालात बखूबी चल रहे थे। मेरे पापा ने हमें लाड़ प्यार से पाला था। मेरे पापा आज आपको ऐसे दिख रहे हैं ना, वैसे बिल्कुल भी नहीं थे। बहुत खुश मिजाज आदमी थे और मिलनसार भी थे। कभी भी हमें उन्होंने किसी से मिलने से नहीं रोका। पापा के अपने भी बहुत से दोस्त थे जो उनके छुट्टी आने पर उनसे मिलने आया करते थे। अंकल सरफराज का मिजाज तो बिल्कुल मेरे पापा के जैसा था। मेरे पापा से उनकी उम्र थोड़ी कम थी, मगर रख रखाव, बातचीत और हंसी मजाक बिल्कुल उन्हीं की तरह करते थे। इसलिए वह भी पापा को भाइयों की तरह चाहते थे। पापा का रिश्ता भी उनके साथ काफ़ी मजबूत था। उनका हमारे घर काफ़ी आना जाना था और फिर पापा ने उनकी शराफत को देखते हुए अपनी बहन की मंगनी भी उनसे की थी। दादा दादी के मरने के बाद अब वही मेरी खुशियों की हिफाजत के रिश्ते जिम्मेदार थे। बाकी बुआ तो ब्याही जा चुकी थी, मगर एक फरजाना थी, तो पापा उनका रिश्ता सरफराज अंकल के साथ कर दिया था। अब सरफराज अंकल और अरबाज पापा के लिए एक बेहतरीन जोड़ी थी। इस रिश्तेदारी के बाद वह हमारे घर के सगे मेंबर हो गए। पापा ना होते तो वह हमारा ख्याल रखते, दूध पानी वगैरह दरवाजे पर ही दे जाते थे। एक बार जब देश में कुछ बमबारी हुई थी, उनकी वजह से फौजियों पर मुसीबत आई, तो पापा को 6 महीने लगातार कोई छुट्टी नहीं मिली। इस बीच सरफराज अंकल ने हमारा बहुत ख्याल रखा था। बुआ से शादी के बाद भी उनका ध्यान हम पर से कम ना हुआ था। वैसे भी हमारी बुआ काफ़ी शर्मिला टाइप की औरत थी। उनको बाहर जाना आना पसंद नहीं था। लोगों से घुलना मिलना भी कम ही थी। जबकि अंकल काफ़ी हंसमुख थे। वह अक्सर हमें बाहर घुमाने ले जाया करते थे। हम भी मम्मी के साथ खुशी खुशी जाते। वह वापसी पर हमें आइसक्रीम भी खिलाते थे। मुझे और मेरी छोटी बहन रुखसाना दोनों को ही सरफराज अंकल बहुत अच्छे लगते थे। शुरू में तो हम ना समझते थे, हमें कुछ समझ में ना आया, मगर फिर धीरे धीरे मुझे अंकल का यूं हंस हंस कर बातें करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। और फिर कभी कभी मम्मी के होते हुए सरफराज अंकल पापा का मजाक उड़ाते। उनका अपना कारोबार था, वह अक्सर मेरे पापा का मजाक उड़ाते रहते थे। एक दिन तो हद ही हो गई। मगरिब के बाद वह हमारे घर आए तो उनके हाथ में बहुत सारे शॉपिंग किए हुए पन्ने थे। उनके चेहरे पे अलग सी मुस्कुराहट फैली हुई थी। अपनी हंसी दबाते हुए कहने लगे, पता है भाभी, आज मैंने कसाई से फौजी खोपड़ी मांगी तो उसने क्या दिया? बकरे की सिरी थी, वह भी बिना दिमाग के। उन्होंने आंख दबाकर अम्मी की तरफ देखा तो वह भी हंसने लगी। मुझे मम्मी की यह हरकत बहुत बुरी लगी। हमारे पापा हमारे लिए दिन रात मेहनत करते थे और मम्मी थी कि एक गैर आदमी के साथ मिलकर पापा के पैसे और उनके भोलेपन का मजाक उड़ा रही थी। मैं बड़े ही गुस्से में अंकल को देखने लगी। जी चाहा कि उनके मुंह पर थूक दूं, मगर मम्मी की वजह से चुप रही। उस दिन के बाद से तो मुझे अंकल से चिढ़ हो गई। यूं भी मैं 6ठी क्लास में आ चुकी थी। रुखसाना तो अभी दूसरी क्लास में थी। उसे अच्छे बुरे की तमीज़ नहीं थी, मगर मैं अंकल की बातें समझने लगी थी। इस बात को मम्मी ने भी महसूस कर लिया। उन्होंने सख्ती से मुझे मना कर दिया कि जब अंकल घर में आए तो मैं उनके सामने बिल्कुल भी ना आऊं। मुझे भी अब अंकल से बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैंने भी उनसे बातचीत करना छोड़ दिया। अंकल को इस बात की कोई परवाह न थी और लगातार वह हमारे घर आते रहे, जबकि वह हम बच्चों के लिए आते थे। मगर अब हम बच्चे अपने कमरे में ही रहते। रुखसाना मेरी बहन भी मेरी बात मानती थी। वह मेरे साथ कमरे में ही बंद रहा करती थी। हमने
अलग अलग तरह की किताबें अपने कमरे में रखी थी। हम अक्सर अपने कमरे को सजाते भी रहते थे। तो हम अंकल के साथ बाहर घूमने के बजाय कमरे में ही बैठकर किताबें पढ़ा करते थे। मम्मी भी हम दोनों बहनों से बिल्कुल लापरवाह हो गई। स्कूल से आने के बाद हम दोनों कमरे में बंद रहते। अंकल अक्सर घर आ जाते और अम्मी और वह बातें करते रहते। मैं बचपन से ही समझदार थी। मैं अपनी छोटी बहन रुखसाना का बहुत ख्याल रखती थी। हम दोनों मिलजुल कर रहे थे। हम सोते भी अलग कमरे में ही थे। अब मुझे आदत हो गई थी, मगर उस दिन जोरों की बारिश थी। मुझे और रुखसाना को बहुत डर लग रहा था। मैंने अपनी छोटी बहन को इधर उधर की कहानी सुनाकर तो सुला दिया था। यूं लगता था कि छत हवा से उड़ जाएगी। कभी कभी मैं उठकर बाहर देखती और फिर आंखें बंद कर लेती। वह रात बहुत खौफनाक थी। जब मेरा डर खत्म ना हुआ तो मैंने मम्मी के कमरे में जाने का सोचा। मेरी छोटी बहन मेरे साथ ही सो रही थी। मैंने सोचा मम्मी को बुलाकर इस कमरे में ले आऊँगी, क्योंकि रुखसाना नींद में जागकर तो फिर वह मुश्किल से ही सोएगी। यह सोचकर मैंने उठकर दरवाज़ा खोला और मम्मी के कमरे की तरफ आ गई। मम्मी के कमरे का दरवाज़ा बंद था। मैंने खिड़की से अंदर झांका तो अंदर भी अंधेरा था। मैं मम्मी को पुकार रही थी, मगर उन्होंने कोई जवाब ना दिया। इतने में जोर की बिजली कड़की। एक पल के लिए तो हर जगह बिल्कुल उजाला उजाला हो गया। एक सेकंड के हजारों में हिस्से में मैंने सरफराज अंकल को मम्मी के कमरे में देख लिया था। मैंने जो कुछ देखा वह तो अपने शब्दों से बात नहीं कर सकती। अभी मैं खिड़की से लगकर खड़ी थी कि मेरी बहन की चीखने की आवाज़ सुनाई दी। मैं मम्मी की खिड़की छोड़कर बहन की तरफ भागी। शायद मेरी बहन अभी अभी जागी थी। मैंने कमरे का दरवाज़ा खुला छोड़ दिया था। मेरे आने के बाद शायद मेरी बहन भी जाग गई थी और कमरे से बाहर आने की कोशिश की होगी तो दरवाजे के साथ बनी सीढ़ियों से फिसल गई होगी। उन सीढ़ियों से हम अक्सर आते जाते थे, क्योंकि वह बहुत खतरनाक थी। एक दो बार मेरी छोटी बहन वहाँ से गिर भी चुकी थी और शायद बारिश में फिसलने की वजह से वह सीढ़ियों से गिर गई थी। मैंने वापस कमरे में आकर देखा, बिजली भी जा चुकी थी। रुखसाना कमरे में नहीं थी। मैंने जल्दी से जाकर मम्मी का दरवाज़ा बजाया। मेरी माँ ने दरवाज़ा ना खोला। मैं ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटने लगी, मगर मेरी माँ ने दरवाज़ा खोलने में देर कर दी। दरवाज़ा खोलकर उन्होंने मुझे गुस्से से देखा। मैंने उन्हें बता दिया कि रुखसाना सीढ़ियों से नीचे गिर चुकी है। इतने में मेरी बहन की सिसकियाँ दम तोड़ चुकी थी। हम लोग उसके पास गए तो वह बिल्कुल ठंडी पड़ चुकी थी। मम्मी के पीछे पीछे सरफराज अंकल भी आ गए, जो अभी अभी वह मेरी मम्मी के कमरे से ही निकले थे। उस वक्त मुझे कुछ समझ में ना आया, मगर भाई के शौक से निकलने के बाद जो कुछ मेरे दिमाग में आया, जो कुछ मैंने देखा था, मैंने पापा को बता दिया। अब वह यह सुनकर दंग रह गए। फिर बोला, बेटा ऐसी बातें नहीं करते। आप अपनी मम्मी के बारे में ऐसा मत सोचा करो। आपने मुझे कह तो दिया था, मगर उनके चेहरे पर फिक्र के गहरे असर थे। उस दिन के बाद से पापा अक्सर घर रहने लगे। फिर एक दिन उन्होंने बताया कि वह जा रहे हैं और अब शायद उन्हें 3 महीने छुट्टी ना मिले। मैंने उनकी जल्दी जल्दी पैकिंग की। वह घर से निकले। करीब आधे घंटे के बाद ही सरफराज अंकल हमारे घर आ गए। वह दोनों बैठकर आपस में बातें करने लगे। मैं हैरान थी कि मेरी माँ मेरी बहन के मौत के गम से कितनी जल्दी बाहर निकल आई, जबकि मैं अभी तक रोती रहती थी। मुझे कमरे में उसकी किताबें देखकर रोना आता था। उसकी याद आती तो अक्सर मैं अपने मम्मी के पास दौड़ कर आती, लेकिन मेरी माँ तो अक्सर अपने मोबाइल में ही लगी रहती थी, या फिर सरफराज अंकल आ जाते थे और वह दोनों बातें करने बैठ जाते थे। ऐसे में मैं तनाई का शिकार हो गई। मेरी छोटी बहन की याद बहुत आती थी। उस दिन पापा के जाने के बाद सरफराज अंकल और मम्मी बातें कर रहे थे कि अचानक ही दरवाजे पर किसी के आने की आहट हुई। मेरी माँ तो अंकल की बातों में बिजी थी। मैं दबे कदमों से वहाँ गई और दरवाज़ा खोल दिया। सामने मेरे पापा खड़े थे। उन्होंने
उन्हें देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। वह दबे कदमों से अंदर आए और मुझे अपने कमरे में जाने को कहा। उसके बाद मम्मी और पापा की खूब लड़ाई करने की आवाज़ आती रही। मैं अपने कमरे में बैठी रही। थोड़ी देर के बाद जब पापा ने मुझे बाहर बुलाया तो वहाँ माँ नहीं थी, शायद वह जा चुकी थी। पापा ने मुझे प्यार किया और तसल्ली दी। जब मैंने माँ के बारे में पूछा तो वह रोने लगे और कहने लगे कि अब वह इस घर में नहीं आएगी। उस दिन के बाद से मैं और पापा अकेले ही रहते हैं। अब वह कहते हैं कि माँ ने उन पर केस कर दिया है। अब उन्हें माँ को कुछ पैसे देने हैं। वह कर्ज उतारने के लिए वह 3 व्हीलर चलाते रहते हैं। घर में कोई नहीं होता। पापा को अब किसी पर भरोसा नहीं है, इसलिए वह मुझे अक्सर अपने 3 व्हीलर में ही बिठा के रखते हैं। कुछ दिन मैं अपनी बड़ी माँ के घर रही, मगर अब वहाँ भी नहीं जाने देते, शायद इसलिए कि वहाँ मेरे बड़ी माँ के साथ बेटे हैं। अब वह चाहते हैं कि मैं हर वक्त उनकी निगाहों के सामने रहूं। मुझे भी घर में अकेले डर लगता है। अब वह ज़्यादातर लड़कियों या औरतों को ही अपने ही 3 व्हीलर में बिठाते हैं। मैं भी उनके साथ अलग अलग जगह पर जाती हूँ, घूमती फिरती हूँ और शाम को हम घर आ जाते हैं। जो औरत उस दिन तुमने देखी थी वह मेरी बड़ी माँ। अब वह किसी से भी ज़्यादा बात नहीं करती, मगर मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे दोस्ती कर लो। पापा को तुम अच्छी लगती हो क्योंकि तुम्हारे पापा अच्छे हैं। अगर तुम मेरे पापा से बात करो तो मैं तुम्हारे घर आ सकती हूँ। उसने उम्मीद भरी निगाहों से मेरी तरफ देखा और बोली, मैं इतवार को बहुत बोर होती हूँ। वह सारा दिन कमरे से नहीं निकलती। सुबह सुबह घर का काम करके मैं अक्सर फ्री ही रहती हूँ। अभी हम ये बातें कर ही रहे थे कि अंकल वापस आ गए। उनके आते ही आरजू चुप होकर बैठ गई। मैं भी उसकी मजबूरी को समझते हुए जब मैंने घर जाकर ये सारी बात बताई और पापा से रिक्वेस्ट की, पापा आप आरजू के पापा से बात करो, तो वह बोले, बेटा यह उनके घर की आपस की बात है। अच्छा यही होगा कि तुम इस बात से दूर ही रहो, और वैसे भी तुम्हें अभी पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अब पापा की बात सुनकर मैं खामोश हो गई। उनसे बहस नहीं कर सकती थी, मगर मैं आरजू के लिए अक्सर घर से कुछ न कुछ पका कर ले जाती थी। उसे कहानियों की किताबें भी देती थी ताकि उसका दिल लगा रहे। अंकल मुझे कुछ नहीं कहते, वह भी मेरे रखरखाव से बहुत खुश रहते हैं। मैंने कभी कोई ऐसी वैसी हरकत नहीं की और एक दिन डरते डरते मैं अंकल से बात की। कहा कि मैं आरजू की फ़ीस भर दूंगी, आप मेरे कॉलेज में आरजू का एडमिशन करवा दो। आरजू पढ़ने में भी बहुत तेज है। हम दोनों एक ही साथ कॉलेज जाएंगे और हमारा कॉलेज भी गर्ल्स कॉलेज है, उसमें कोई ऐसी वैसी बात नहीं होती। अंकल ने भी आरजू को पढ़ने की परमिशन दे दी थी और हम खुशी खुशी अब दोनों सहेली बन गए। एक दिन कॉलेज में मिलने के लिए आरजू की माँ आई थी, जो कि सरफराज अंकल के साथ ही आई थी, और सरफराज अंकल से मेरी माँ ने निकाह कर लिया था। वह दूसरे मकान में रहा करते थे क्योंकि सरफराज अंकल के पास बहुत पैसे बहुत थे और एक अलग घर बनाकर मेरी माँ को उन्होंने दिया हुआ था। इधर मेरे पापा को मेरी माँ से और सरफराज अंकल से और बुआ से भी नाता रिश्ता ख़त्म हो गया था। वह कभी भी इधर उधर नहीं जाते थे, लेकिन वह अपनी छोटी बहन के लिए भी बहुत परेशान रहा करते थे क्योंकि मेरी माँ ने उनकी छोटी बहन का बसाया घर उजाड़ दिया था और अपना बर्बाद कर लिया था। अब वह दोनों भाई बहन अक्सर एक दूसरे से मिलते तो बहुत ही रोया करते थे और कहते थे, आरजू की माँ ने हम दोनों की ज़िंदगियां बर्बाद कर दी है। न जाने वह कैसी औरत है, उसकी आंखों में ज़रा भी शर्म हया नहीं है। 2 बच्चों की माँ होते हुए भी उसने इतना बुरा किया और फिर सरेआम सरफराज के साथ घूमती फिरती है। वह मेरी बुआ को भी कुछ नहीं समझती। मेरी बुआ के पास भी 2 बच्चे हैं। मेरी बुआ इसलिए मजबूर है अपने शौहर के साथ रहने पर क्योंकि वह नहीं चाहती कि उन बच्चों को बिन बाप का कर दे। अब मेरी माँ के यहाँ भी एक बेटी पैदा हुई है जो कि सरफराज अंकल से है।
जब वह मेरे कॉलेज आई तो मैं उनका सामना नहीं कर पा रही थी। मुझे बहुत ही तेज़ गुस्सा आ रहा था। मन तो कर रहा था कि मैं उनका जाकर मुंह नोच लूं, पर मैं ऐसा नहीं कर सकती थी क्योंकि मैंने उनकी कोख से जन्म लिया था। वह मेरी माँ थी। मैंने तो अपने कॉलेज में ही शोर मचा दिया था कि मैं इस औरत को नहीं जानती। न जाने क्यों मुझे अपनी बेटी कह रही है, लेकिन मैं घर आकर बहुत रोई और पापा को नहीं बताया। नहीं तो मेरे पापा और ज़्यादा परेशान हो जाते, शायद मेरा कॉलेज भी छुड़वा सकते थे। यह बात मैंने हजम कर लिया और मैं अपनी माँ से बहुत ज़्यादा नफ़रत करती हूँ। मैं आप लोगों से पूछती हूँ कि ऐसी स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए। मुझे तो अपनी माँ के वजूद से ही नफ़रत है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आता। आप लोग ही बताइए मुझे क्या करना चाहिए। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अब अपनी कल की एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।